जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जो फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होते हैं, और देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज की असली वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ये चैनल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, अर्निंग रिपोर्ट्स को समझना और मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना सिखाएगा। फिर चाहे आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो या फिर आप एक प्रो इन्वेस्टर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज ठाकुर फिर एक बार आप सभी का बेसिक फंडा पर स्वागत करता हूं, और मैं आपके साथ वो सभी टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करूंगा जो मैंने पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट से सीखा है, ताकि आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कॉन्फिडेंटली ले सकें। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो अगर आप जेन्युइनली अपना पैसा ग्रो करना चाहते हो और अपने इन्वेस्टिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे की रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेसिक फंडा को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले और मोस्ट पॉपुलर रेशियो आता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसे हम पी रेशियो भी कहते हैं। ये एक मोस्ट पॉपुलर वैल्यूएशन रेशियो है जो आपको ये बताता है कि आप एक कंपनी के स्टॉक के लिए कितना पे कर रहे हो उस कंपनी के अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी के 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना पे करना पड़ रहा है। पी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अभी हमें अर्निंग पर शेयर को समझना होगा। ईपीएस का मतलब होता है कि हर एक शेयर पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। इसे निकालने के लिए कंपनी की जितनी भी कमाई हुई है उसे डिवाइड कर दिया जाता है कंपनी के जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो फिर हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टीसीएस का ईपीएस ₹135 है। अभी हम पी रेशियो निकालते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, पी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे टीसीएस का स्टॉक प्राइस है ₹3500। इसे हम इसके ईपीएस से डिवाइड कर दे तो हमें 26 पी रेशियो मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि टीसीएस के 1 रुपये के अर्निंग के लिए हमें 26 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। पी के कम होने का मतलब है कि उस स्टॉक के लिए हमें कम पैसे लगाने पड़ेंगे, और ज़्यादा पी के लिए हमें उस स्टॉक में ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर पी 10 to 20 के रेंज में है तो वो स्टॉक रीजनेबल वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, अगला रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जिसे हम पीबी रेशियो भी बोलते हैं। ये रेशियो कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। तो दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि पीबी रेशियो बुक वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो पहले हम बुक वैल्यू को समझेंगे। बुक वैल्यू को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बुक वैल्यू का मतलब होता है किसी कंपनी की असली वैल्यू। ये बेसिकली बताती है कि अगर आज के दिन कंपनी बंद हो जाए और अपनी सारी लायबिलिटीज़ को चुका दे तो उसके पास शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू बचेगी। बुक वैल्यू का फॉर्मूला है बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। मतलब एक कंपनी के टोटल एसेट्स यानी टोटल संपत्ति में से उसकी टोटल लायबिलिटीज़ यानी टोटल उधार को माइनस करने के बाद जो बचेगा वही बुक वैल्यू होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो एक कंपनी XYZ के पास टोटल एसेट्स यानी टोटल संपत्ति 50 लाख है और टोटल लायबिलिटीज़ यानी टोटल उधार 20 लाख रुपए हैं। अब इसे हम बुक वैल्यू के फॉर्मूले में लगाएंगे। बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। इधर टोटल एसेट्स 50 लाख हैं और टोटल लायबिलिटीज़ 20 लाख है, जिसे माइनस करने के बाद हमें 30 लाख की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी अपने सारे उधार चुका दे
तो उसके पास 30 लाख की वैल्यू बचेगी, जो कि कंपनी की बुक वैल्यू है, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए होगी। बट हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हर एक शेयर पर कितनी बुक वैल्यू मिलेगी, ये हमें बुक वैल्यू पर शेयर से पता चलता है। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। जैसे कि हमने पहले कंपनी XYZ की बुक वैल्यू 30 लाख रुपए निकाली थी, अभी हम उस कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 10,000 अज्यूम करते हैं। सो अभी हम बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 30 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। तो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर ₹300 निकल कर आएगी। इसका मतलब अगर कंपनी XYZ को आज बंद कर दिया जाए तो हर शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले ₹300 की वैल्यू मिलेगी। सो अभी हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को समझेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कंपनी के स्टॉक प्राइस पर शेयर को उसके बुक वैल्यू पर शेयर से कंपेयर करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर एक कंपनी XYZ का मार्केट प्राइस पर शेयर ₹200 है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर ₹300 है, तो PB रेशो 0.6 निकल कर आएगी। इसका मतलब है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस उसकी बुक वैल्यू से 0.6 टाइम्स कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। PB रेशो चेक करने के लिए हम 3 आइडियल रेशियोज देखते हैं। फर्स्ट है, अगर PB रेशो 1 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। सेकेंड है, PB रेशो इक्वल्स टू 1 तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। थर्ड, PB रेशो अगर 1 से ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, लेकिन कभी कभी हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स का PB रेशो हाई होता है, जो एक्सेप्टेबल हो सकता है। इन्वेस्टर्स PB रेशो का इस्तेमाल करके ये देखते हैं कि स्टॉक अपनी रियल वैल्यू के कंपैरिजन में सही प्राइस पर है या नहीं। नेक्स्ट रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो बताता है कि कंपनी के ऑपरेशंस का कितना हिस्सा डेट से और कितना हिस्सा इक्विटी से फाइनेंस हो रहा है। देखो, डेटर वो होते हैं जो कंपनियों को पैसा उधार देते हैं ब्याज के बदले, और इक्विटी वो होती है जो कंपनी के ओनरशिप के बदले पैसा देती है। इक्विटी होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और डेटर कंपनी के कर्जदाता होते हैं। अगर कंपनी के डेटर्स ज़्यादा हो जाए, यानी कंपनी ने ज़्यादा लोगों से कर्जा लिया है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर कंपनी के बहुत सारे मालिक हो जाए तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती। सो डेट टू इक्विटी रेशो एक बैलेंस रेशो होना चाहिए, और इसी चीज़ का पता हम डेट टू इक्विटी रेशो से पता लगाते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर एक कंपनी ABC का टोटल डेट ₹5 लाख है और उसका टोटल इक्विटी ₹10 लाख है, सो डेट टू इक्विटी रेशो निकल कर आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इक्वल्स टू 0.5। इसका मतलब ये है कि कंपनी ABC के ऊपर ₹1 के इक्विटी पर 0.5 रुपये का कर्जा है। सो कर्ज जितना ज़्यादा होगा कंपनी को उतना ही ज़्यादा ब्याज यानी इंटरेस्ट देना होगा, और ये कंपनी के लिए सबसे बुरी बात होती है, और ये कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ में परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। सो डेट टू इक्विटी रेशो चेक करने के 3 आइडियल कंडीशंस होते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1, जिसका मतलब है कि कंपनी का डेट लो है, जो जनरली सेफ होता है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने फाइनेंसिंग में ज़्यादातर इक्विटी का यूज़ कर रही है। सेकेंड है डेट टू इक्विटी रेशो इक्वल्स टू 1, जिसका मतलब होता है कि कंपनी का डेट और उसका इक्विटी बैलेंस में है। थर्ड है डेट टू इक्विटी रेशो ग्रेटर देन 1, जिसका मतलब होता है कि कंपनी के पास ज़्यादा डेप्ट है जो रिस्की हो सकता है।
हाई डेट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए ज़्यादातर बोरोइंग्स का यूज कर रही है। सो नेक्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे हम ROE भी बोलते हैं। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ROE का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट, जिसे हम नेट इनकम भी बोलते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट से आता है, जिसका मतलब होता है कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, और एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी बैलेंस शीट से आता है, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग और एंडिंग का एवरेज, जिसे हम ओपनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी और क्लोजिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो सकती है कंपनी के बायबैक और डिविडेंड पेमेंट की वजह से। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर एक कंपनी ABC का फाइनेंशियल ईयर 2024 का नेट इनकम है 100 करोड़ रुपीस और उसकी एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी ओपनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी 700 करोड़ है और क्लोजिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी 500 करोड़ रुपीस है, जिसे हम 2 से डिवाइड करें तो फिर हमें एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी मिल जाएगी एंड दैट इज 600 करोड़ रुपीस, जिसे हम ROE के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे एंड दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 600 इक्वल्स टू 0.16, जिसे हम परसेंटेज में 16% कहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ABC ने अपने एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी 600 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो लगभग 16% है, और इसे ही हम कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। अब सवाल ये है कि एक अच्छी कंपनी का ROE कितना होना चाहिए, तो इसका जवाब है कम से कम 15%। अब हमें उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ROE लगातार 15% या उससे ज़्यादा क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा हो या फिर एक फाइनेंशियल ईयर टू ईयर बढ़ रहा हो। पर दोस्तों, सिर्फ ROE का ज़्यादा होना हमें एक अच्छी कंपनी की गारंटी नहीं दे सकता, जिसके लिए हमें और भी रेशियोज देखने पड़ेंगे। सो दोस्तों, हमारा अगला रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम ROCE भी बोलते हैं। ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जो ये बताता है कि एक कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी डेब्ट और इक्विटी का कितना एफिशिएंट यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। सो एज एन इन्वेस्टर, आप किसी भी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करते हो? ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के शेयर के साथ बढ़े। अभी कंपनी का शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा? तो इसका पहला कारण ये है कि उस कंपनी के पास कैपिटल यानी डेब्ट और इक्विटी हो, और दूसरा ये है कि कंपनी उस कैपिटल का इफेक्टिव यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर पा रही हो। अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। ROCE इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT की अगर बात करें तो EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो ये एक कंपनी का जो भी एंड प्रोडक्ट या सर्विस है उसको प्रोड्यूस करने में कितना पैसा खर्चा हुआ, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई या फिर लेबर की कॉस्ट हो गई, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी खर्चा होता है, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग में जो भी खर्चा हुआ है या फिर सेल्स टीम को जो भी कमीशंस गए, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास टोटल इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है एज अ कैपिटल। सो दोस्तों, अभी हम ROCE का कैलकुलेशन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी ABC का EBIT 5 लाख रुपए है और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख रुपए है। सो ROCE 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 20% निकल के आएगा।
इसका मतलब है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी डेब्ट और इक्विटी पर 20% का रिटर्न जनरेट कर रही है। आसान शब्दों में कहे तो आरओसी हमें ये बताएगा कि हर 1 रुपये कैपिटल के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। आरओसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है और डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग होती है। जनरल रूल के अकॉर्डिंग आरओसी जितना ज़्यादा हो उतना बेटर होता है, लेकिन हर इंडस्ट्री के लिए आरओसी की एक्सेप्टेबल वैल्यू अलग होती है। फर्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, सीमेंट, यूटिलिटीज एटसेट्रा में आरओसी का लोअर होना यानी 8 to 12% होना एक्सेप्टेबल हो सकता है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी में हेवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो प्रॉफिट को कंप्रेस करती हैं। सेकेंड है एसेट लाइट इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, आईटी सर्विसेज। ये इंडस्ट्रीज कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसीलिए इनका आरओसी यूजुअल हायर होता है, जनरली 15 to 25% से ज़्यादा होता है। मिनिमल आरओसी यहाँ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के मुकाबले। सो दोस्तों, नेक्स्ट रेशियो है पीईजी रेशियो, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। ये एक वैल्यूएशन रेशियो है जो कंपनी के वैल्यूएशन को फ्यूचर ग्रोथ रेट के बेसिस पे इवैल्यूएट करता है। पीईजी रेशियो हमें ये बताता है कि एक कंपनी अपने अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। सो दोस्तों, पीईजी रेशियो को समझने से पहले हमें थोड़ी बात पी रेशियो की करनी होगी। दोस्तों, जब पी रेशियो से कंपनी की एनालिसिस किया जाता है तो लो पी रेशियो वाले कंपनियों को अंडर वैल्यूड और हाई पी रेशियो वाले कंपनियों को ओवर वैल्यूड माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मानना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि अक्सर बहुत अच्छी और हाई ग्रोथ कंपनी के पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर हम सिर्फ पी रेशियो को देखेंगे तो हम एक अच्छी और हाई ग्रोथ कंपनीज को ओवर वैल्यूड ही मानेंगे और ऐसी कंपनियों में हम कभी नहीं इन्वेस्ट करेंगे। सो पीईजी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी एबीसी का पी रेशियो 10 है और उसका अर्निंग ग्रोथ रेट भी 10% है। सो पीईजी रेशियो 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1। सो अगर पीईजी रेशियो 1 है तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है ऐसा माना जाता है। अगर पेग रेशियो 1 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है कंसिडरिंग टू फ्यूचर ग्रोथ, और पीईजी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। सो द नेक्स्ट रेशियो आता है डिविडेंड यील्ड। शेयर मार्केट में रेगुलर इनकम का एक ही तरीका होता है और वो है डिविडेंड्स। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें डिविडेंड बेस्ड कंपनीज में निवेश करना पसंद होता है एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, और ऐसे इन्वेस्टर्स डिविडेंड यील्ड देखकर ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी डिविडेंड यील्ड को समझेंगे। एक कंपनी जो अपने ईयरली डिविडेंड यील्ड नेट प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर के पास एबीसी नाम की कंपनी के 100 शेयर्स हैं जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये है और वो कंपनी हर एक शेयर के बदले 4 रुपये का डिविडेंड देगी, तो उस इन्वेस्टर को 400 का डिविडेंड मिलेगा। ये रेशियो इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न दिया है थ्रू डिविडेंड्स। डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस इनटू 100। मान लीजिए कंपनी एबीसी का स्टॉक प्राइस 100 है। कंपनी एबीसी ने पिछले साल हर एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है और इस बेसिस पर हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं। सो डिविडेंड यील्ड
5% निकल कर आएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने कंपनी ABC के शेयर 100 के रेट पे बाय किए हैं तो आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर 5% का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड यील्ड का करंट शेयर प्राइस से इन्वर्स रिलेशन है। अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड घटेगा और अगर शेयर प्राइस घटेगा तो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। पर दोस्तों, हमें ये देखना इम्पोर्टेंट रहता है कि कंपनी उसके प्रॉफिट बढ़ने से डिविडेंड दे रही है या फिर उसका स्टॉक प्राइस घटने से डिविडेंड दे रही है। सो द नेक्स्ट रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो एक सिंपल फाइनेंशियल टूल है जो कंपनी के पास कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उन्हें कंपेयर करता है उसके शॉर्ट टर्म डेब्ट से। इन सिंपल वर्ड्स, करंट रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को कवर करने के लिए कितने एसेट्स हैं। सो शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म डेब्ट्स क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सो अभी करंट एसेट्स वो चीज़ें जो कंपनी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कैश, इन्वेंटरी और जो पैसा कंपनी को मिलने वाला है अकाउंट्स रिसीवेबल के थ्रू। करंट लायबिलिटीज वो पैसे जो कंपनी को एक साल के अंदर देना है, जैसे बिल्स, लोन्स और सैलरीज। इसका पर्पस ये चेक करना है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को इजीली पूरा कर पाएगी या नहीं। सो अब हम दो बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ए के पास करंट एसेट्स है जिनकी वैल्यू 500 करोड़ है और करंट लायबिलिटीज 250 करोड़ की है, और कंपनी बी के पास करंट एसेट्स है जिनकी वैल्यू 300 करोड़ है और करंट लायबिलिटीज 400 करोड़ की है। अब हम इन वैल्यूज को करंट रेशियो के फॉर्मूले में डालेंगे तो कंपनी ए का करंट रेशियो 500 करोड़ को 250 करोड़ से डिवाइड करने पर 2 आता है। मतलब कंपनी ए के पास अपनी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को कवर करने के लिए काफ़ी एसेट्स है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। वही कंपनी बी का करंट रेशियो 300 करोड़ को 400 करोड़ से डिवाइड करने पर 0.75 आता है। ये दिखाता है कि कंपनी बी के पास अपनी शॉर्ट टर्म डेट्स को पूरा करने के लिए इनफ एसेट्स नहीं है, जो थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी बी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। करंट रेशियो का उपयोग हम सेम इंडस्ट्री की कंपनियों को कंपेयर करने के लिए करते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री के लिए करंट रेशियो का रेंज अलग अलग होता है। हमें सेम इंडस्ट्रीज की 2 कंपनियों का करंट रेशियो चेक करना होता है और फिर उस इंडस्ट्री के करंट रेशियो से चेक करना होता है। सो 1.5 से 2 के बीच का करंट रेशियो को आइडियल माना जाता है। मतलब कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए अच्छे खासे एसेट्स हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे आप किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन और फाइनेंशियल हेल्थ एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज। फंडामेंटल एनालिसिस से आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहेंगे। और हाँ, बेसिक फंडा को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस ऑन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और पर्सनल ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।